आप रूबिक्स क्यूब को कैसे बजा सकते हैं? खेलना नहीं है, बल्कि पियानो की तरह बजाना है। ये सवाल पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन गणित में ग्रुप थियोरी नाम के एक सिद्धांत में इसका जवाब मिलता है। मैं समझाता हूं। गणित में एक ग्रुप असल में कुछ एलिमेंट्स का संग्रह होता है। ये नंबर्स का एक सेट हो सकता है, रूबिक्स क्यूब की साइड हो सकती है या कुछ भी, बशर्ते वे चार खास नियमों या एक्सियम्स का पालन करें। पहला एक्सियम, सभी ग्रुप ऑपरेशंस सिर्फ ग्रुप के एलिमेंट्स तक ही सीमित होने चाहिए। तो हमारे स्क्वायर में जो भी ऑपरेशन आप करते हैं, जैसे कि इसे एक या दूसरी तरफ घुमाना, नतीजे में ग्रुप का एक ही एलिमेंट मिलेगा। दूसरा एक्सियम, जब हम एक ग्रुप ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो जहां भी हम ब्रैकेट लगाएं, परिणाम वही रहेगा। मतलब अगर हम अपने क्यूब को 2 बार दाईं ओर घुमाएं, फिर एक बार बाईं ओर, तो ये एक बार और फिर 2 बार के बराबर हैं। जैसे कि संख्याओं में 1 + 2 2 + 1 के बराबर है। तीसरा एक्सियम, हर ऑपरेशन में ग्रुप का एक एलिमेंट उस ग्रुप की आइडेंटिटी माना जाता है। जब हम इसे ग्रुप के किसी अन्य एलिमेंट पर लागू करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है। तो क्यूब को घुमाने और संख्याओं को जोड़ने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। मजा नहीं आया ना? चौथा एक्सियम, ग्रुप के हर एलिमेंट का एक इनवर्स एलिमेंट होता है, वो भी ग्रुप का ही होता है। जब इन दोनों को ग्रुप के एडिशन ऑपरेशन से साथ लाया जाता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलता है। यानी एक तरह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस सब का मकसद क्या है? ये बुनियादी नियम समझ लेने के बाद कुछ रोचक बातें सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, चलिए हमारे स्क्वायर को एक पूरे रूबिक्स क्यूब में बदल देते हैं। ये अभी भी हमारे सभी एक्सियम्स पर खरा उतरता है। हालांकि अब इसमें कई सारे एलिमेंट्स और ढेर सारे ऑपरेशंस हैं। हम हर साइड की हर लाइन और कॉलम घुमा सकते हैं। हर अवस्था को एक परम्यूटेशन कहा जाता है। ग्रुप में जितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, उतने ही ज्यादा परम्यूटेशंस बढ़ेंगे। रूबिक्स क्यूब में 43 क्विंटिलियन से ज्यादा परम्यूटेशंस हैं। इसलिए इसे रैंडमली हल करने की कोशिश करना बेकार होगा। लेकिन ग्रुप थ्योरी में हम क्यूब को एनालाइज करके परम्यूटेशंस का एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। इसे सॉल्व करने वाले ज्यादातर खिलाड़ी यही करते हैं। यहां तक कि ग्रुप थ्योरी की नोटेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये थ्योरी पजल सॉल्व करने के ही काम नहीं आती। ग्रुप थ्योरी संगीत में भी गहराई से समाई हुई है। एक कॉर्ड को दर्शाने के लिए सभी 12 संगीत नोट्स लिखकर उन्हें एक स्क्वायर से जोड़ा जा सकता है। चाहे हम किसी भी नोट से शुरू करें, जैसे अगर सी से शुरू करें तो स्क्वायर जोड़ने पर मिलेगी डिमिनिश्ड 7th कॉर्ड। अब ये कॉर्ड एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट ये 4 नोट्स हैं। इनके बीच एक ऑपरेशन हो सकता है, निचले नोट को सबसे ऊपर शिफ्ट करना। संगीत में इसे इन्वर्जन कहा जाता है और ये पहले वाले के साथ ऐड करने के बराबर है। हर इन्वर्जन से कॉर्ड की आवाज बदलती है, पर हमेशा डिमिनिश्ड 7th कॉर्ड ही बनी रहती है। यानी ये एक्सियम 1 पर खरी उतरती है। संगीतकार इन्वर्जन के इस्तेमाल से कॉर्ड्स का सीक्वेंस बदलते हैं और एक कम सुरीले कॉर्ड प्रोग्रेशन से बचते हैं। एक म्यूजिकल स्टाफ पर एक इन्वर्जन ऐसा दिखता है, लेकिन इसे अपने स्क्वायर पर बिठाकर घुमाने से यह मिल सकता है। तो अगर आप पूरे रूबिक्स क्यूब पर नोट्स को कुछ इस तरह इंगित करें कि सॉल्व्ड क्यूब की हर साइड पर एक हार्मनी की कॉर्ड हो, तो ऐसा कॉर्ड प्रोग्रेशन सामने आता है जिसमें धीरे धीरे हार्मनी बनती और बिगड़ती है। और इस तरह से आप चाहें तो रूबिक्स क्यूब को बजा सकते हैं। अगर सीखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम नए वीडियोस पोस्ट करते हैं, बाइलिंगुअल दिमाग के फायदों से लेकर सिल्क रोड के इतिहास जैसे विषयों पर। हमारे साथ जुड़े रहें और उत्सुकता बनाए रखें।